बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी दोस्तों, तो आज हमारी ओरिएंटेशन की क्लास है विच इज़ एन इंट्रोडक्टरी क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आज C-FAB3 सस्टेनेबिलिटी की डिस्कशन करेंगे। जो लेटेस्ट जून 2026 का पास पेपर है उसे भी डिस्कस करेंगे, और वो सो आसान पेपर था। हम कैसे इस कोर्स को कवर करेंगे, इसके क्या डायनामिक्स हैं, क्या ब्रेकअप है, कैसे लेके चलेंगे, मॉडल पेपर क्या था, पास पेपर अभी जो रीसेंट आया है वो कैसा था, इस सब की डिस्कशन करेंगे। सो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये सब्जेक्ट मैं और आपके हरदिल अजीज़ हसन साहब, हम दोनों मिलके ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। और ये मेरा एक ब्रीफ प्रोफाइल है, और मैं आप लोगों की फेवरेट ऑर्गेनाइजेशंस की इलेक्ट्रिक और PIA में भी रहा हूँ, और ICAP की काउंसिल में भी रहा हूँ, और आई हैव बीन ऑन द बोर्ड्स ऑफ वेरियस कमेटीज़। एक लिस्टेड कंपनी की मैं सस्टेनेबिलिटी कमेटी भी चेयर करता हूँ। फॉर्चुनेटली आई हैव बीन पार्ट ऑफ IFAC, जहाँ ये सस्टेनेबिलिटी की पूरी स्टैंडर्ड सेटिंग हुई, यानी जहाँ हमने देखी ये होते हुए स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड बना ISSB इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बोर्ड 2022 में, और फिर उन्होंने S1 S2 निकाले उन सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के बोर्ड्स के चेयर के साथ मल्टीपल टाइम्स डिस्कशंस के उनके क्या प्रायोरिटीज़ हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये करते रहे। सो वी हैव सीन द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स ऑन ग्लोबल लेवल। और ये सस्टेनेबिलिटी की कंसल्टिंग और एडवाइजरी सर्विसेज भी हम पाकिस्तान में प्रोवाइड करते हैं। और ये मेरा एक ब्रीफ प्रोफाइल है। हसन साहब CA फाइनल के, आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कैफ लेवल पे एक मशहूर टीचर हैं, और आप सब उनसे वाकिफ़ होंगे, एंड ही इज़ अ फैंटास्टिक टीचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो हसन साहब इसमें अश्योरेंस एंड एथिक्स के एरिया को कवर करते हैं, और मैं इसमें जो S1 S2 और SASB के स्टैंडर्ड्स के एरिया को कवर करता हूँ। और हम मिलके ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। कोई चीज़ आप समझेंगे कि मुझे ज़्यादा पढ़ा लेनी चाहिए, रिवाइज़ करनी चाहिए, आई कैन डू दैट। हसन साहब को करनी चाहिए, ही कैन डू दैट। सो दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टू फैकल्टीज़। हम जॉइंटली सब्जेक्ट को कवर करते हैं। ऑफ कोर्स मेजर जो एरिया है वो मैं कवर करता हूँ, और मुझे सपोर्ट करते हैं हसन साहब। अच्छा, हमारी इसमें टीचिंग अप्रोच क्या है? हम लाइव क्लासेस भी हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस हमने पिछली बार भी करवाई, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले भी करवाई। क्वेश्चन आपसे डिस्कस करके और उसका सॉल्यूशन आपको टाइम दिया आप करें, फिर हमने सॉल्यूशंस डिस्कस किए। एक एक एरिया के जो भी एरियाज़ इस वक्त एग्जामिन भी हुए उसके भी एक एक एरिया के, और इसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज़ के हमने क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस किए हैं, और हम आइंदा भी करेंगे और मज़ीद करेंगे। कुछ लेक्चर्स हैं जो रिकॉर्डेड मौजूद हैं आपके पास। इसके अलावा हम रेगुलर लाइव क्लासेस 1 और 2 क्लासेस अ वीक भी लेंगे, ताकि हम वो चीज़ें आपको क्लास में भी डिस्कस करें। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मौजूद हैं, और क्लास में हम कोशिश करेंगे उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि यू आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। और अगर आप लोग रेडी होंगे तो हम आपका मॉक भी लेंगे, और कोशिश करेंगे कि इस बार हम आपके एटलीस्ट 2 मेजर टेस्ट लें, एक मिड ऑफ द सेशन में और एक एंड ऑफ द सेशन में। तो हम पीरियडिकली आपकी प्रैक्टिस भी कराते रहेंगे, और नेचुरली आपका मॉक और टेस्ट भी होगा। तो ये तो एक जनरल बात हो गई, ठीक है। और नेचुरली बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एग्जांपल्स, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, रियल लाइफ एग्जांपल्स, ये सब ऑफ कोर्स विल रिमेन पार्ट ऑफ द डिस्कशन। क्योंकि इसमें SASB के मैं भी जिक्र करूँगा, 12 इंडस्ट्री स्पेसिफिक वो हैं स्टैंडर्ड्स हैं। तो हर इंडस्ट्री की रेलिवेंट एग्जांपल, ये मैट्रिक क्या कहता है, इससे प्रैक्टिकली कंपनी क्या कर रही हैं, उनकी प्रैक्टिकल, जैसे ऑटोमोबाइल में हमने निसान की आपको एग्जांपल्स दी हैं, और जैसे रिस्क मैनेजमेंट में PSO एंग्रो की मैंने रिपोर्ट से आपको एग्जांपल्स दी हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस प्रैक्टिकली इसको कैसे रिपोर्ट करती हैं। और रिस्क मैनेजमेंट पे पहला क्वेश्चन आया है इस पास पेपर के अंदर। तो वी विल कंटिन्यू टू डिस्कस प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल्स टू हेल्प यू अंडरस्टैंड सस्टेनेबिलिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं भी जिक्र करूंगा। यानी मैं ये कहता हूँ, और मैं ये दिल से बिलीव करता हूँ, दिस इज़ द लार्जेस्ट एक्सपेंशन ऑफ आवर प्रोफेशंस मैंडेट इन आवर लाइफ टाइम। From just working on financial statements, we are now working on the reporting, on the governance, strategy, risk and metrics about the future of the organization.
और उसकी रिपोर्टिंग और अश्योरेंस अब हमारा प्रोफेशन कर रहा है। रिपोर्टिंग भी हम कर रहे हैं और हमारे ही प्रोफेशन के लोग जो है, हमारी ऑडिट फर्म्स, उसकी अश्योरेंस भी मतलब अब उस पर आ गई है। 2000 नेक्स्ट ईयर से उसकी अश्योरेंस मैंडेटरी है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने पहले से कराना वॉलंटरली बेसिस पे शुरू की है। तो दिस इज़ अ ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ आवर प्रोफेशंस मैंडेट इन आवर लाइफ टाइम्स एंड इट्स अ ग्रेट एरिया to not just pass the paper but to build your career on as well। सस्टेनेबिलिटी का जो एरिया है, मतलब इसके प्रोफेशनल्स दुनिया में समझें कि आप बहुत ही वैल्यूड प्रोफेशनल्स हैं आज की तारीख में भी, और मैं ये देख रहा हूँ कि अगले 10, 15, 20 सालों में भी दे विल बी वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड प्रोफेशनल्स ग्लोबली। अच्छा, अब हम आते हैं ये सब्जेक्ट है क्या। ये तो मैंने आपको एक जनरल बात बताई। मैं अभी आपको ये इवॉल्व कैसे हुए हैं स्टैंडर्ड्स और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं वो भी आपको पूरा बताऊंगा कि ग्लोबल लेवल पे ये कैसे इवॉल्व हुए, कैसे ISSB बना है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि पूरा प्रीएम्बल क्लियर होता है तो फिर आपको बातें भी समझ में आती हैं ज़्यादा आसानी से। इस सब्जेक्ट का हमारा पहले ये आ जाते हैं कि सब्जेक्ट का सिलेबस का ब्रेकअप क्या है। इस सब्जेक्ट की 3 ग्रिड्स हैं आपकी। ग्रिड ए है, ग्रिड ए इज अबाउट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशन, बेसिक्स हैं इसके अंदर। और उस बेसिक में क्या है, इस बेसिक के अंदर है पूरा IFRS S1। ग्रिड 1 इज S1, पहला स्टैंडर्ड, फाउंडेशनल स्टैंडर्ड है जो ये बताता है, उस स्टैंडर्ड क्या बताता है कि सस्टेनेबिलिटी की कौन सी इंफॉर्मेशन आपने डिस्क्लोज करनी है, व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू डिस्क्लोज, ठीक है ना। उसका एक मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट देता है, ठीक है, कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन, फेयर प्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल्स देता है, और फिर कहता है कि कंटेंट में क्या बताना है, 4 पिलर्स बताता है। गवर्नेंस, स्ट्रैटेजी जो हम पढ़ेंगे, ये तो मैं ऐसे ही विंडो खोल रहा हूँ, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी और मैट्रिक्स एंड टारगेट्स, ठीक है ना, 4 पिलर्स बताता है आपको। तो ये फाउंडेशनल स्टैंडर्ड है कि क्या सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी। सस्टेनेबिलिटी ESG जिसे आप कहते हैं, एक स्टैंडर्ड्स है GRI, वो कहते हैं कि आप इन्वायरमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट आपके साथ क्या कर रही है, सब रिपोर्ट करें, दुनिया जहां की चीजें। सस्टेनेबिलिटी के जो अब स्टैंडर्ड्स आए हैं IFRS S1, वो कहता है सिर्फ वो सस्टेनेबिलिटी की चीजें आएंगी that have an impact on entities prospects। एंटिटी को क्या चीज इफेक्ट कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या इफेक्ट कर रही है, और उसमें बताता है उसके कैश फ्लोस को और उसके एक्सेस टू फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जो चीज इम्पैक्ट कर रही है। ESG, इन्वायरमेंट, सोशल गवर्नेंस, ये आपने सुना होगा, बड़े ज़माने से ये बातें चल रही हैं, इन्वायरमेंट, सोशल गवर्नेंस। इसमें वो क्या चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट कर रही हैं, those that impact organizations prospects। इसने बड़ा लिमिट कर दिया है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को, बड़ा पैराडाइम, उसकी बड़ी बाउंड्री डिफाइन कर दी है। मैंने 10 दरख्त लगाए, ये आप अपनी CSR रिपोर्टिंग में तो डाल सकते हैं, S1 नहीं कह रहा, ये S1 के हिसाब से रिपोर्टिंग रेलिवेंट नहीं है। मैंने अपने लोगों को भेजा कि TCF के स्कूलों में बच्चों की जाके रहनुमाई करो, मैंने बड़ा अच्छा काम किया, भाई आपने किया होगा, बट डज दिस हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस कैश फ्लोज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल? नो। इज इट रेलिवेंट फ्रॉम द प्राइमरी यूजर्स? S1 S2 कहता है कि जी हर वो सस्टेनेबिलिटी की इंफॉर्मेशन जो प्राइमरी यूजर्स के लिए रेलिवेंट है। प्राइमरी यूजर्स हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स, लेंडर्स, क्रेडिटर्स, उनके लिए क्या चीज़ रेलिवेंट है, उनके लिए वो चीज़ रेलिवेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन के कैश फ्लोज को इम्पैक्ट करती है और उनकी एक्सेस टू कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इम्पैक्ट करती है, वो बातें बतानी है। तो उसने बड़ी बाउंड्री डिफाइन कर दी। मटीरियलिटी भी फाइनेंशियल मटीरियलिटी के कॉन्सेप्ट को ले आया। तो हम जो IFRS S1 S2 आए हैं, इन्होंने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के बाउंड्रीज को डिफाइन कर दिया है प्रॉपर तरीके से, जो कि पहले दुनिया में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स चल रहे थे। मैं भी इसका जिक्र करूंगा। GRI अभी भी चल रहा है, एक इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क था, एक जनाब US के SASB स्टैंडर्ड्स थे, और इसके अलावा एक टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट डिस्क्लोजर्स थी। उन सब को ख़त्म करके एक GRI बस अलग रह गया है, बाकी सब को ख़त्म करके एक ISSB बनाया गया,
इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बोर्ड, जिसने ये S1 S2 इशू किए और मजीद S3 S4 S5 S6 आने वाले हैं और आएंगे अगले सालों में। वो किन टॉपिक्स पे होंगे वो भी बताऊंगा, वो भी काम चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड है जो कि IFRS इशू करता है। IFRS अभी आपके पास 18 आया, लीजेस का आया, IFRS 9 है, जो जितने IFRS है जिन पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसका एक बोर्ड है। ऐसे ही एक बोर्ड बन गया है इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बोर्ड, और उसी IFRS फाउंडेशन के अंदर IFRS फाउंडेशन है जिसके अंदर अब 2 बोर्ड्स हो गए हैं, एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड और एक इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बोर्ड, SSB सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ये IFRS बना रहा है, ये IFRS S बना रहा है, S1 S2 S3। इसने इशू किए हैं S1 S2 और इसने आके सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की सबसे पहले तो बाउंड्री डिफाइन की, पहला फाउंडेशनल स्टैंडर्ड दिया S1 जिस पे हमारी ये ग्रेड है पूरी, जो कि हमारी वेटेज का एग्जाम वेटेज का 30 से 40% है। ठीक है, 30 से 40%। ये मैं आके नीचे बल्कि पहले ये दिखा देता हूं। ये क्या कहता है कि व्हाट आर द जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर्स का ऑब्जेक्टिव बताता है, कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन ये स्टैंडर्ड बताता है। ये हम पढ़ेंगे, ये तो मैं आज ओरिएंटेशन क्लास है, विंडो ओपन कर रहा हूं, आपका एक होराइजन ब्रॉड कर रहा हूं कि ये है क्या, इसकी क्या बाउंड्रीज हैं, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। कोर कंटेंट ये है 4 पिलर्स, इस पे आते हैं एग्जाम क्वेश्चंस, इस पे भी और फाउंडेशन पे भी प्राइमरीली। क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में क्या रिपोर्ट करना है। ESG तो बहुत बड़ी टर्म्स है ना, एनवायरनमेंट सोशल गवर्नेंस, उनमें क्या रिपोर्ट करना है, व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ रिपोर्टिंग। ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री भी डिफाइन की है, ठीक है, वो क्या बाउंड्री है, उसने क्या रिपोर्ट करना है, क्या स्कोप है, ये सब ये स्टैंडर्ड देता है। तो ये फाउंडेशनल स्टैंडर्ड है। इसके ऊपर S2 आया है क्लाइमेट का स्टैंडर्ड, और उसके ऊपर अब मजीद और स्टैंडर्ड्स आएंगे। बायोडाइवर्सिटी का स्टैंडर्ड आ रहा है, ह्यूमन कैपिटल का स्टैंडर्ड आ रहा है, सप्लाई चेन का स्टैंडर्ड आ रहा है, ऐसे और स्टैंडर्ड्स आएंगे। लेकिन ये फाउंडेशन है, ये बताता है कि सस्टेनेबिलिटी के वो टॉपिकल स्टैंडर्ड्स हैं, ये पूरी फाउंडेशन सेट कर रहा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, S1 इज द बेसिक फाउंडेशनल स्टैंडर्ड कि कौन सी सस्टेनेबिलिटी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी, जो आएगी उसकी कॉन्सेप्चुअल, जब आप प्रेजेंट करेंगे इंफॉर्मेशन तो कौन सी कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशंस और प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ फेयर रिप्रेजेंटेशन, मटीरियलिटी को आपने देखना है, ठीक है ना। और कंटेंट में 4 पिलर्स की बात करता है, गवर्नेंस, स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड मैट्रिक्स एंड टारगेट्स। 4 पिलर याद हो जाएंगे आपको, इतनी बार मैं ये रिपीट करूंगा कि आपके दिमाग में दिल में बैठ जाएंगी। कोई ख्वाब खरगोश से उठा के भी पूछेगा S1 के पिलर्स क्या हैं तो आपके मुंह से खुद निकलेगा गवर्नेंस, स्ट्रेटजी, नींद में भी निकलेगा रिस्क मैनेजमेंट, मैट्रिक्स एंड टारगेट्स। जनरल रिक्वायरमेंट्स पर इसकी क्या है, जजमेंट्स कैसे अप्लाई करेंगे आप, अनसर्टेनिटीज को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि बहुत सारा इसमें ना जजमेंट और अनसर्टेनिटी एस्टिमेशंस हैं, उनको कैसे हैंडल करना है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होंगे, इसकी इफेक्टिव डेट्स क्या हैं, ट्रांजिशनल प्रोविजंस क्या हैं। हमारे पाकिस्तान में कंपनीज को 3 हिस्सों में ब्रेक किया गया, लार्ज लिस्टेड, फिर उसके बाद बाकी लिस्टेड, और मतलब फिर मीडियम साइज, और फिर ऑल अदर लिस्टेड एंड पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। पहली कंपनीज पे ये 1 जुलाई 2026 के बाद की जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी 30 जून की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सॉरी बन रही हैं, उस पे जो पीरियड एंड हो रहा है 2026 का, पहले इस साल लार्ज लिस्टेड एंटिटीज, उसकी डेफिनेशन है टर्नओवर की, एसेट की एंड ऑल, वो मैं आपको SECP का सर्कुलर शो करूंगा, वो S1 में हमारे पास मौजूद भी है, बल्कि मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये SECP के सर्कुलर की समरी फेज 1 में 1 जुलाई 2026 वाली यानी 30 जून 2026, 1 जुलाई 2025 से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट हुई यानी जो 30 जून 2026 पे क्लोज हुई, उनके ऊपर वो कंपनियों पे ये एप्लीकेबल है जिन जो 3 में से कोई 2 कंडीशन पूरी करती हैं, जिनका एनुअल टर्नओवर 25 अरब, एम्प्लॉइज 1000 या टोटल एसेट्स 12.5, इनमें से कोई 2 कंडीशन मीट हो गई उन पे, यानी लार्ज लिस्टेड कंपनीज जिन्हें हम कहते हैं, उनके ऊपर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है, जिनके 30 जून 2026 या उसके बाद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोज हो रहे हैं। सेकंड फेज में वो लिस्टेड कंपनीज जो उससे थोड़ी यानी मीडियम साइज कह लें, जिनकी 12.5
का टर्नओवर हो पिछले 2 सालों में 50 से उससे ज़्यादा 500 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हों और 6.25 बिलियन या उससे ज़्यादा उसके एसेट्स हों, ठीक है ना। ये ग्रेटर है यानी ज़्यादा होने चाहिए, नॉट इक्वल टू। ग्रेटर देन 1000 एम्प्लॉयज़, ग्रेटर देन ये इतने एसेट्स, इनमें से 3 में से कोई 2 कंडीशन, टर्नओवर, एम्प्लॉयज़, एसेट्स के ये थ्रेशोल्ड हैं, इन 3 में से कोई 2 कंडीशन मीट हो गई तो फिर आप पे जो है वो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग लागू हो गई, S1 S2 की रिपोर्टिंग करना। और तीसरे पे ऑल अदर लिस्टेड कंपनीज और जो अनलिस्टेड भी लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज हैं उनके ऊपर है ये। हाँ, अश्योरेंस के लिए सस्टेनेबिलिटी जो अश्योरेंस है उसके लिए ऑडिटर्स वो अगले साल से वो फ्रॉम सेकेंड ईयर है, वो नॉट फ्रॉम फर्स्ट ईयर है। और फिर कुछ ट्रांजिशन में ये भी कहा गया है कि कुछ और भी ट्रांजिशनल बेनिफिट्स दिए गए हैं कि स्कोप 3 इमिजन हम पढ़ेंगे S2 में, वो थोड़ी मुश्किल हैं, उसके लिए कहा गया है कि आप भले 1 साल बाद करें। अच्छा, पहली रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो विद इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स आपको पब्लिश करनी होती है, तो 3-4 महीने के बजाय आप भले 9 महीनों में, फर्स्ट ईयर की विद इन 9 मंथ्स आप भले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पीरियड का तो 4 महीने का पीरियड है जिसमें AGM आपने करनी होती है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए पहले साल में आपको 9 मंथ्स तक का पीरियड दिया गया, यानी जिसकी 30 जून 2026 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज हो रही हैं वो मार्च 2027 तक जाके सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट पहली पब्लिश कर सकते हैं, उनको टाइम दिया गया है क्योंकि ये नया एरिया है, लोग अभी लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इवॉल्विंग लैंडस्केप है, तो इसलिए ट्रांजिशनल गुंजाइश दी गई है। तो ये इसकी एप्लीकेबिलिटी आ गई है, ये मैं अभी मज़ीद तफसीलन डिस्कस करूँगा, आज सिर्फ ओरिएंटेशन के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इन बातों को बता के आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि ये हमने तफसीलन चीज़ें पढ़नी हैं। ये हमारे S1 के स्लाइड डेक का हिस्सा है। तो कहने का मकसद ये है कि इफेक्टिव डेट इसकी क्या है, ये भी सिलेबस यानी में कभी पूछा जा सकता है, तो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो S1 इसकी वेटेज कितनी है फाउंडेशनल स्टैंडर्ड की, हम पीछे जाएं, इसकी जनाब वेटेज है 30 to 40 मार्क्स, और इसको हम तफसीलन पढ़ेंगे, इसके चारों कंटेंट पिलर्स, इसके जो है ना कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, जजमेंट्स, एक एक चीज़ हम पढ़ेंगे। दूसरा ग्रेड जो हमारा है वो है B, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, इसके अंदर IFRS S2 है और इसके अंदर है SASB स्टैंडर्ड्स ग्रेड B के अंदर। इसकी भी वेटेज उतनी है 30 से 40 मार्क्स। ये दोनों मिला के आपके 70% यानी समझेंगे आप, आपका सिलेबस है S1 S2 एंड SASB स्टैंडर्ड्स। S2 इज क्लाइमेट, IFRS S2 इज क्लाइमेट रिलेटेड सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर्स, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी में सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो एनवायरनमेंट है, वो क्लाइमेट है। तो इमिशंस यानी आप कैसे जो है ना एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, कितनी कार्बन इमिशंस कर रहे हैं, वो कार्बन इमिशंस का कॉन्सेप्ट कहाँ आया है, क्यों आया, ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है, उससे बचने के लिए दुनिया ने पेरिस एग्रीमेंट क्या किया, वो कौन सी 7 क्योटो प्रोटोकॉल गैसेस हैं जो कि जिनकी इमिशंस को मॉनिटर किया जाता है, जो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही हैं, ये सब बेसिक्स से लेके ये हम पढ़ेंगे। मुझे पता है ये आपके लिए न्यू एरिया है, और ये कौन सी यूनाइटेड नेशन की कमेटी है, UNFCC, ये है क्या, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क काउंसिल ऑफ, ये जो क्लाइमेट कन्वेंशन की काउंसिल बनी थी, फ्रेमवर्क कमेटी ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, UNFCCC, उसके तहत ये जो टारगेट सेट हुआ पेरिस एग्रीमेंट में, ये क्या टारगेट सेट हुआ है, और फिर कैसे यानी ये जो क्लाइमेट ट्रांजिशन की डिस्कशन है ये क्या है, इमिशंस को क्यों मॉनिटर किया जा रहा है, लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ क्यों मूव किया जा रहा है, ये सारी बेसिक्स फंडामेंटल बातें हम डिस्कस करेंगे। और फिर बताएंगे कि S2 हमें क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट हमारे लिए स्पेसिफाई करता है। तो S2 इज़ द फर्स्ट टॉपिकल स्टैंडर्ड। S1 इज फाउंडेशन कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में क्या ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करना है, किन पिलर्स पे रिपोर्ट करना है, किन 4 एरियाज पे, कंटेंट के एरियाज क्या होंगे वो, और अब उसके ऊपर एक समझें कि टॉपिकल स्टैंडर्ड जो है ना वो आ गया, वो S2 है, क्लाइमेट पहला। अब बाकी टॉपिकल स्टैंडर्ड्स इन द मेकिंग हैं, जैसे ह्यूमन कैपिटल एक इम्पॉर्टेंट है, सप्लाई चेन एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और इस तरह के बायोडाइवर्सिटी है, और बहुत सारे स्टैंडर्ड्स आएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम,
ठीक है। फिर SASB स्टैंडर्ड्स क्या हैं? ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ और आपको ये रिपोर्टिंग लैंडस्केप बताता हूँ। IFRS S1 जैसे मैंने कहा, ये क्या है? ये है जनरल रिक्वायरमेंट्स बताता है। S2 टॉपिकल स्टैंडर्ड है। SASB क्या है? ये ISSB जो मैं बता रहा था बनने से पहले, इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बोर्ड बनने से पहले दुनिया में बहुत सारे स्टैंडर्ड सेटर थे जो अपनी अपनी दुकान बना के अपने अपने स्टैंडर्ड्स इशू कर रहे थे। जब दुनिया में मल्टीपल स्टैंडर्ड्स होंगे और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इन स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगी, कुछ इनको करेंगी, कुछ इनको करेंगी, यूरोप अलग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगा, US अलग करेगा, एशिया अलग करेगा, इंडिया अलग करेगा, जापान अलग करेगा, तो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? कंपेरेबल एंड कंसिस्टेंट नहीं रहेगी। इसे हम ग्लोबल लेवल पे कहते हैं फ्रेगमेंटेड रिपोर्टिंग लैंडस्केप, एंड इट इज़ वेरी डेंजरस because then information is not comparable, it is not consistent. You report on one standard, I report on second standard, somebody else reports on third standards, so then information is not comparable. 3 ऑटोमोबाइल कंपनी है, तीनों अलग अलग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही हैं, तो फिर कैसे कंपेरेबल है कि इनकी सस्टेनेबिलिटी की जो परफॉर्मेंस है वो कंपेयर ही नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो अगर इंफॉर्मेशन को कंसिस्टेंट और कंपेरेबल होना है इन्वेस्टर्स के लिए, एक इन्वेस्टर है, अगर उसको डिफरेंट ऑटोमोबाइल कंपनीज में से किसी एक में इन्वेस्टमेंट करनी है या फाइनेंस करनी है, बैंक है, तो वो कंपेयर करेगा ना, इंडस्ट्री को कंपेयर ही नहीं कर सकता क्योंकि हर कंपनी अलग अलग स्टैंडर्ड्स पे फॉलो कर रही है। इसे फ्रेगमेंटेड या ब्रोकन लैंडस्केप ऑफ रिपोर्टिंग कहा जाता है। इसको हटाने के लिए दुनिया में हमेशा से कोशिश ये रहती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की और सिक्योरिटीज़ रेगुलेटर की कि एक कंसिस्टेंट एंड कंपेरेबल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हों, जैसे कि IFRS है, ठीक है ना। तो इसीलिए जब बहुत सारे ये स्टैंडर्ड सेटर्स बन गए तो दुनिया में ये बात हुई, वर्ल्ड बैंक मॉनिटरिंग ग्रुप एक है जिसमें वर्ल्ड बैंक है, जिसमें IOSCO है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ रेगुलेटर्स, जिसमें पाकिस्तान की SECP भी है, US की SEC भी है, SEC भी है, दुनिया की सारे कॉर्पोरेट लॉ या सिक्योरिटीज़ के रेगुलेटर्स, जैसे आप कहें कंपनीज़ के रेगुलेटर हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये तो अगर हर मुल्क और हर जो है ना जो जोग्राफिकल जुरिस्डिक्शन में अलग अलग स्टैंडर्ड्स होंगे तो ये तो इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल नहीं रहेगी। तो एक मल्टीनेशनल है, उसकी 6 सब्सिडियरियाँ अलग अलग क्या रिपोर्टिंग बनाएंगी, क्या अलग अलग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स और अलग अलग फ्रेमवर्क्स को फॉलो करेंगे, तो ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो वो IFAC के पास आए और उन्होंने कहा कि जी जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल आपकी जो रिपोर्टिंग, ये जो IFRS फाउंडेशन है, इसके तहत जैसे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड है जिसके थ्रू आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करते हैं और दुनिया उसको फॉलो करती है और अकाउंटिंग प्रोफेशन ने इसको ग्लोबली कंसिस्टेंट बना के अडॉप्ट भी करवाया है, आप ऐसे ही हमारी हेल्प करें और इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बोर्ड बनाएं और उस सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बोर्ड वो स्टैंडर्ड इशू करे जो कि फिर हम सारी कंपनीज को अपने अपने जो रिस्ट्रिक्शन में कहेंगे कि फॉलो करें। तो यूं एक कंसिस्टेंट रिपोर्टिंग लैंडस्केप बन जाएगा। तो अकाउंटिंग प्रोफेशन और रेगुलेटर्स अगर हाथ मिला लें तो फिर दुनिया में रिपोर्टिंग जो है ना कंसिस्टेंट हो जाती है। तो हमने कहा ठीक है, फिर ये जो दुकानें जो छोटी छोटी हैं सारी, ये सारी बंद करें, इनको आप ही के बैंकर्स और कुछ रेगुलेटर्स और लोग फंड करते हैं, ये इनकी फंडिंग आप बंद करें, हम एक इदारा बनाते हैं, इन सबको इसमें जम करें, ठीक है ना, इसमें मर्ज कर दें। तो वैल्यू रिपोर्टिंग एक फाउंडेशन थी जो जिसका वो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क था। US का SASB स्टैंडर्ड्स बोर्ड था जिसका मैं भी जिक्र करूंगा, SASB स्टैंडर्ड्स जिसने इशू किए थे, उन सबको इस ISSB के अंदर मर्ज कर दिया गया और ISSB बना के उसने फिर अपने स्टैंडर्ड्स इशू करना शुरू किए जो कि S1 आया, फिर S2 आया और बाकी इन द पाइपलाइन है। ये बैकग्राउंड आपको पता होना ज़रूरी है क्योंकि आप दुनिया में कहीं भी बैठें, कहीं कंपनी में बात करें कि भाई ये बने क्यों और किस वजह से बने। एक तो प्रॉब्लम ये थी कि इनकंसिस्टेंट स्टैंडर्ड से, दूसरा प्रॉब्लम ये था कि जो कंपनियां कर क्या रही थी, जैसे हम यूज़ करते हैं वर्ड ग्रीन हैशिंग एंड ग्रीन वॉशिंग, अच्छी अच्छी तो चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब एक कोल प्लांट है जो कि बे इंतहा कार्बन इमिशन कर रहा है, तबाह कर रहा है लेट से जो है ना वो एनवायरनमेंट को, लेकिन वो अपनी रिपोर्ट में लिख रहा है कि मैंने इतने दरख्त लगा दिए, मैंने तो ये बड़ा अच्छा कर दिया, मतलब वो भी एक समझ रहा है, मतलब उसकी रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे इससे अच्छा तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली कोई कंपनी नहीं है, ठीक है ना। तो भाई
जो रिपोर्ट करना चाहिए वो रिपोर्ट कर नहीं रहे, एमिशंस क्या है, एनवायरनमेंट का बेड़ा क्या कर रहे हैं, जो अच्छी अच्छी थोड़ी बहुत चीज़ें कर रहे हैं बस वो रिपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन हैशिंग, ठीक है ना। तो उनको ये भी फिक्र थी कि भाई चूंकि स्टैंडर्ड्स कोई ग्लोबल प्रॉपर कंपेरेबल नहीं है, तो किसको जो अच्छा स्टैंडर्ड लग रहा है, जिसको जो सूट कर रहा है, वो उसकी आधी पौनी वो भी कर रहे हैं, और जो है वो कंसिस्टेंट भी नहीं है। तो ये चीज़ ख़त्म करने के लिए एक बोर्ड इंटरनेशनल बन गया ISSB, जिसने स्टैंडर्ड्स इशू करना शुरू किए। ये इसका बैकग्राउंड हो गया। अब जो SASB के स्टैंडर्ड बने हुए थे, यूएस में एक बोर्ड बना हुआ था, सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, SASB, सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ये बिल्कुल डिफरेंट टेंजेंट पे ऑपरेट करता था। इसने कोई जनरल रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, इसने सारी इंडस्ट्री पकड़ी। इसने कहा एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसको क्या रिपोर्ट करना चाहिए, उसने उसकी वो रिक्वायरमेंट डाल दी कि आप ये रिपोर्ट करें, ये रिपोर्ट करें। ये कोई प्रिंसिपल नहीं बताया, बस ये कहा ये रिपोर्ट करें। आप ये बताएं ऑटोमोबाइल कंपनी कि जी आप जो गाड़ियां बनाते हैं वो एंड ऑफ लाइफ उसकी भी तो एक इमिशंस करती है ना। गाड़ी बनाने में तो एक इमिशंस हुई, लेकिन अल्टीमेटली जो गाड़ियां, जो आइस इंजन्स वाली गाड़ियां कहलाती हैं, जो कि पेट्रोल डीजल कहते हैं, इन्हें कहते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन्स, आइस इंजन्स वाली गाड़ियां। ये गाड़ियां पेट्रोल डीजल बर्न करके कितना एनवायरनमेंट को बेड़ा गर्क कर रही हैं, ये बताएं। आपने कितना वाटर कंज्यूम किया, क्योंकि वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स, आप ये बताएं। आपकी फैक्ट्री में कितने इंसिडेंट्स हुए, ये बताएं। तो उसने ना हर इंडस्ट्री, ऐसे ऑटोमोबाइल ली, स्टील प्लांट लिया, अपैरल इंडस्ट्री ली, ऐसे कोल सीमेंट प्लांट लिया, ऐसे ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी ले ली, इवन हत्ता के जो प्रोफेशनल सर्विसेज हमारी ऑडिट फर्म्स हैं उसकी इंडस्ट्री की भी ली, उसने स्टैंडर्ड्स बनाए। तो उसने 77 डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए, केमिकल, फूड, एग्रीकल्चर, बैंक्स, 77 इंडस्ट्री के इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स बनाए हुए थे। और हर इंडस्ट्री के लिए बताया था कि आप ये रिपोर्ट करें, आप ये करें, आप ये करें, आप ये करें, आप ये करें। तो जब ISSB बना, उन्होंने कहा एक अच्छा काम अगर हुआ है, इनको हमें मर्ज कर दें हमें, और अब इन स्टैंडर्ड्स को हमारी ओवरसाइट के अंदर आ गए। SASB हो गया बंद, ये हो गया ख़त्म। जब ये ख़त्म हो गया तो इसके स्टैंडर्ड्स का क्या होगा? तो उन्होंने कहा इसके स्टैंडर्ड्स आर नाउ अंडर द ओवरसाइट ऑफ ISSB, और हम अब इनको रिव्यू करेंगे, अपडेट करेंगे। पहले हम अपने फाउंडेशनल स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, हम पहले प्रिंसिपल सेट करेंगे कि सस्टेनेबिलिटी में क्या रिपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम एक बाउंड्री सेट कर दें कि इस सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन के अंदर रिपोर्ट क्या होगा, कैसे होगा। वो S1 आ गया। क्लाइमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका टॉपिकल स्टैंडर्ड आ गया। अब इंडस्ट्री स्पेसिफिक जितने स्टैंडर्ड्स हैं ये हमारे ओवरसाइट के अंदर आ गए, ठीक है, और हम अब इनको एक एक करके रिव्यू करेंगे। और अब इनकी 4 स्टैंडर्ड्स की रिविजन्स अभी आई हैं, इसका एक्सपोजर ड्राफ्ट आया है कि इसके अंदर चेंजेस उन्होंने प्रपोज किए हैं। तो अब ये SASB खत्म हो गई, ये SASB भी किसका हिस्सा बन गए? ये भी ISSB का हिस्सा बन गया, ठीक है। तो ये ऐसे लैंडस्केप बन गया। ये SASB के स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं? ये मैट्रिक्स एंड टारगेट्स बताते हैं कि क्या रिपोर्ट होना चाहिए, इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्या मैट्रिक्स रिपोर्ट होने चाहिए। टारगेट्स तो खैर कंपनीज खुद सेट करती हैं, मैट्रिक्स क्या रिपोर्ट करने चाहिए इंडस्ट्री वाइड, ये बताते हैं। तो ये है पूरा रिपोर्टिंग लैंडस्केप। ISSB बना, इसने पहला स्टैंडर्ड दिया, ये ग्रिड A है हमारा, ये दोनों मिलके हमारा ग्रिड B बन गए। इसमें पूरे 77 नहीं, इसके 12 स्टैंडर्ड्स हमारे सिलेबस ने बताए हैं। 12 इंडस्ट्रीज, जिसमें बैंक है, जिसमें एक्सप्लोरेशन है, जिसमें केमिकल है, जिसमें ऑटोमोबाइल्स है, जिसमें प्रोफेशनल सर्विसेज इंडस्ट्री के यानी अकाउंटिंग ऑडिट फर्म्स के हैं, उनका भी स्टैंडर्ड है। अपैरल जिसे टेक्सटाइल वगैरह कहते हैं उसका स्टैंडर्ड है, स्टील प्लांट का स्टैंडर्ड है। इस तरीके से 12 इंडस्ट्रीज़ के स्टैंडर्ड्स हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं। तो ये S2 और ये 12 SASB स्टैंडर्ड मिलके हमारी ग्रिड B है। और ये एक एक की फिर मैंने आपको समरी दी है 4 से 5 पेज बना के, ठीक है ना। और इसकी भी हमने पूरे स्लाइड डेक बनाए हैं, समरीज बनाई हैं। ये हम आपको एक एक पूरा गो थ्रू भी कराएंगे, आपके पास पोर्टल पे मटेरियल भी होगा। कहने का मकसद ये कि ये आपका रिपोर्टिंग लैंडस्केप है। ये है 70% ऑफ योर सिलेबस। S1 30 to 40%, ये है 30 to 40% अनदर। तो ये दोनों मिलके बन गया 70%, 35 कर दूं। बाकी क्या है ग्रिड C? वो अश्योरेंस एंड एथिक्स है।
आइजा 5000 एंड एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स में सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड जो चेंजेस हैं वो हैं, वो मिला के 25 से 30% आपके सिलेबस का हिस्सा है। आइजा, अश्योरेंस, 5000 और एथिक्स। तो इसीलिए इसका नाम है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एंड अश्योरेंस। रिपोर्टिंग वाला जो एरिया है वो 75% है, 70% कह लें आप, और 30% अश्योरेंस एंड एथिक्स है। ये है रिपोर्टिंग आपके पेपर का पूरा ब्रेकअप। और ये मैंने आपको एक पूरी ग्लोबल कहानी भी समरीज करके बता दी। मैं चूंकि आईफेक के बोर्ड पे 2021-22 से हूँ, तो मैंने ये सारी इवोल्यूशन अपने आंखों से देखी है, इस बोर्ड का बनना, बल्कि 22 से हूँ तो बनना, फिर इसने S1 ये क्या है, उसके क्या प्रिंसिपल तय किए, फिर S2 आया, फिर अभी कौन सी वर्क स्ट्रीम चल रही हैं, इसके पीछे क्या पीछे कहानी है। बहुत सारे हमारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं यहाँ पे जो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, उनको भी बहुत सारी चीज़ें इसलिए क्लियर नहीं है कि उन्होंने वो चीज़ें अभी अपनी, क्योंकि नई चीज़ है, उन्होंने अपने सामने ये चीज़ें इवॉल्व होती हुई नहीं देखी। हमने अपनी आंखों से अपने सामने ये स्टैंडर्ड्स बनते हुए और इवॉल्व होते हुए देखे। अच्छा, अब आ गए हम S2 पे दोबारा वापस। तो इसमें क्या है, इसमें क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर्स, दूसरा सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स, बोर्ड के स्टैंडर्ड्स 12, ये दोनों मिलके आपका ग्रेड बी है। ये पहला टॉपिकल स्टैंडर्ड है और ये 12 इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स। फिर आ गए आपका ग्रेड सी। ग्रेड सी जैसे मैंने कहा कि 30% है। ग्रेड सी में क्या है, आइजा 5000 है और ग्रेड सी में एथिक्स का हिस्सा है। ठीक है, ये नवंबर 2024 में आया है। जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर सस्टेनेबिलिटी अश्योरेंस एंगेजमेंट, जब आप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का ऑडिट करने जाएंगे तो उसकी अश्योरेंस का स्टैंडर्ड है ये आइजा 5000 और ये एथिक्स। ये हम समर 2026 का पेपर भी डिस्कस करेंगे सईद, बिल्कुल इसके बाद। ये भी मैंने शुरू में कहा था कि हम मॉडल पेपर भी देखेंगे, समर 2026 का पेपर भी देखेंगे। तो ये हो गया जनाब आपका सिलेबस का ब्रेकअप। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, मैं वापस इस स्क्रीन पे आ गया। ये है ग्रेड ए। ग्रेड ए इज 35% S1, ग्रेड बी इज S2 and SASB standards, and grade C is assurance and ethics, which is 25 to 35, 20 आप 30 कह लें आप। तो ये 100% ऐसे हो जाता है आपका। एवरीबडी विथ मी? यहाँ तक किसी को कोई सिलेबस ब्रेकअप के हवाले से कोई क्वेश्चन है, कोई शक है, कोई सवाल है, मुझसे डिस्कस करें। अच्छा, अब आइए, इसका कोर्स कितने घंटों का है। हमारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को अगर आप देखेंगे, वैसे तो हमने आपकी प्रिपरेशन के टाइम से लिखा है कि 100 से 125 घंटे आपको प्रिपरेशन के चाहिए, तो 50 से 60 घंटे का टोटल कोर्स है ये, 50 to 60 आवर्स का, जिसमें हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ ये कवर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे 50 से 50 to 60 आवर्स है ये टोटल। ठीक है, फिर हम नेचुरली जो वीकली क्लास लेंगे उसमें हम मजीद प्रैक्टिस भी करेंगे। इसमें तरीका ये है कि आपके पास पोर्टल है, पोर्टल की आपको एक्सेस मिलेगी। पोर्टल में सारे सीक्वेंस से लेक्चर हैं। S1 है, पहले S2 है, फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक पूरे स्टैंडर्ड्स हैं, फिर आपको अश्योरेंस एंड एथिक्स के लेक्चर्स हैं। इसी ग्रेड 1 A B C के हिसाब से पूरे ऑर्गेनाइज्ड हैं। उसमें पूरा उनके हैंडआउट्स भी हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, मॉडल पेपर भी पूरा सॉल्व किया गया है। और नेचुरली अब हम जून 2026 का पेपर भी सॉल्व करेंगे आपके साथ मिलके। जैसे जैसे हम टॉपिक करते जाएंगे उसका क्वेश्चन हम साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है, आपके साथ मैं अभी इसका पूरा जो जून 2026 का पेपर आया है उसका ब्रेकअप भी आपको बताता हूँ। ठीक है, और उसके मॉडल पेपर का ब्रेकअप भी देख लेते हैं, और मॉडल पेपर भी देखते हैं। और अभी आपको शायद टॉपिक तो समझ में नहीं आया क्योंकि आपने कोर्स नहीं पढ़ा, लेकिन सिलेबस ग्रेड वाइज उसका ब्रेकअप आपको मैं डिस्कस करता हूँ। फिर हम समर 2026 का पेपर भी देखते हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। और फिर हम S1 की उस पर चले जाएंगे। अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम होगा तो हम स्टार्ट करेंगे S1 कि S1 कहता क्या है, व्हाट इज दैट S1 कवर्स। वेरी गुड क्वेश्चन। दानियाल साहब कह रहे हैं कि सर सारा थ्योरेटिकल है। सारा थ्योरेटिकल है, थोड़ी बहुत कंप्यूटेशन कहीं आती है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे वो कुछ मैट्रिक्स एंड टारगेट्स में अभी तो नहीं पूछा उसने, लेकिन पूछ सकता है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो सकती हैं। कैश फ्लो इम्पैक्ट की बात कर ले, जैसे थोड़ा बहुत उसने कहा है, बहुत बहुत तो 10 से 15% कंप्यूटेशन हो सकता है।
ठीक है, लेकिन आप समझें कि 90% 95% दिस इज ऑल थ्योरेटिकल पेपर, लेकिन थ्योरेटिकल भी मज़ेदार है ये, ठीक है ना। यस, नंबर्स की इंफॉर्मेशन देके लेकिन कराएगा वही आपसे डिस्कशन एनालिसिस। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, अब आ जाएं आप, मैं आपको मॉडल पेपर का एक ब्रेकअप देता हूं, फिर हम जून 2026 का पेपर देखते हैं। सेक्शन ए, जब आप सेक्शन ए देखेंगे इसमें, तो ये 10 मार्क्स इसके साथ भी मर्ज कर सकते हैं आप, तो आप 10 इधर ऐड कर दें बजाय इधर करने की, क्योंकि क्वेश्चन में SASB और उसके साथ उसका इम्पैक्ट पूछा गया है ऑन बिजनेस परफॉर्मेंस एंड स्टेक होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से। तो समवन कैन क्लासिफाई इट हियर, समवन कैन क्लासिफाई इट हियर, तो आप इसके साथ भी मर्ज कर सकते हैं। तो अगर यूं करें, इसको अगर हम हटा दें तो ये 39 नहीं होगा 10, तो ये 29 हो जाएगा, फिर ये 30 नहीं होगा तो ये 40 हो जाएगा। बहरहाल इन दोनों को आप ऐड करें तो 70 फिर भी आप बन गए इफेक्टिवली, और ये 31 हो गया, माना 69 ये हो जाएगा तकरीबन, और इसको आप देखेंगे तो 31 मार्क्स है। तो एक क्वेश्चन है पूरा अश्योरेंस पे और एक क्वेश्चन है 10 का इथिक्स के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट 2 क्वेश्चंस ऑन S1 एंड 2 क्वेश्चंस ऑन S2 एंड SASB। 6 क्वेश्चंस मॉडल पेपर में भी हैं और 6 ही क्वेश्चंस आपके समर के पेपर में भी आए हैं। मॉडल पेपर भी मैं आपको दिखा देता हूं और उसके बाद हम अपना समर का पेपर भी देखते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, दानियाल साहब ने तो आज छक्के मार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी इसमें तो नेचुरल साइंस की इन्फॉर्मेशन है, इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? तो हम है ना, आपको नेचुरल साइंस भी बताएंगे, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यू डोंट नीड टू बी, अब 77 इंडस्ट्रीज हैं। अब प्रैक्टिकली भी जब आप ऑडिट करने जाते हैं तो यू डोंट नीड टू बी एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट, ठीक है ना, बेसिक इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो 12 इंडस्ट्री हैं, 12 इंडस्ट्री के आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। ऑटोमोबाइल पूरी इंडस्ट्री है, लोग जिंदगियां लगाते हैं, आपके सिलेबस में उसका SASB स्टैंडर्ड है। जितनी उस मैट्रिक्स से रिलेटेड ऑटोमोबाइल की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो हमने अपनी बेसिक्स में डाली भी है, डिस्कशन भी की और करेंगे भी। जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर है, ये जो कंपनियां जाती हैं वेल ड्रिल करती हैं, ऑन शोर ऑफ शोर ड्रिलिंग करती हैं और गैस और ऑयल के ज़ख़ीरे निकालती हैं, इसका SASB स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में है। अब यू कांट एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन ऑयल एंड गैस एक्सपर्ट, लेकिन उसमें इमिशन, फ्यूजिटिव इमिशन क्या है, ठीक है, और फलानी कंबस्टिव इमिशंस क्या हैं, बेसिक्स इंडस्ट्री की वो नॉलेज जो SASB स्टैंडर्ड को समझने के लिए चाहिए, वो हम डिस्कस भी करेंगे, वो हम आपको बताएंगे। नेचुरल साइंस की ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं साथ कोयोटो प्रोटोकॉल में, उनका CO2 इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सी कैसी जो है ना उसकी इक्विवेलेंट निकलती है, ये सारे बेसिक्स हम आपसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो जब आप ये सिलेबस पूरा करेंगे तो आप बड़े आराम से वो जो बेसिक्स ऑफ द नेचुरल साइंसेस, एनवायरनमेंट के वो भी आप, और इंडस्ट्री के वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। एंड इतनी डिटेल में ज़रूर करेंगे कि आपको वो स्टैंडर्ड भी समझ में आ जाएगा और जो बात कही जा रही है वो भी समझ में आ जाएगी। नेचुरली you are not expected to be an expert of natural sciences or an expert of a particular industry। तो जितनी information वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस, इमिशंस और इंडस्ट्री की चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे, वो इंशाल्लाह आपको इस कोर्स में मिलेगी। यही तो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जिनका आपको फ़ायदा होगा। डज दैट जो है ना दानियाल, आपकी एंग्जाइटी और आपकी क्वेश्चन को मैंने आंसर किया, डज दैट रिलीव योर एंग्जाइटी? सस्टेनेबिलिटी रिस्क का फाइनेंशियल इम्पैक्ट पूछ सकता है एग्जामिनर। ओ यस, कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो SSB स्टैंडर्ड्स लाए हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, चलें अभी हमने नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी आप शेल की कोई रिपोर्ट देखेंगे ना, एक पिछले साल की 2023 है 24 है, 24 देख लीजिएगा मेरा ख्याल है, तो एग्जांपल है मैं वहाँ से ले रहा हूँ। उन्होंने बताया यूरोप में एक रिफाइनरी है हमारी, और बिकॉज यूरोप में वो इकोनॉमी यूरोप की लो कार्बन की तरफ जा रही हैं, तो आइस कंजम्पशन इंजन से EVs की तरफ ट्रांजिशन हो रही है, फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन पेट्रोल डीजल की कम हो रही है। तो मेरी ऑयल रिफाइनरी की जो सेल्स हैं वो अगले 10 साल में मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि उतनी नहीं होंगी जितनी होनी चाहिए थी,
तो हमने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की और उस रिफाइनरी पे हमें इम्पेयरमेंट आई है और मैंने इम्पेयरमेंट बुक की है IAS 36 के अंडर। अब ये जो इम्पेयरमेंट IAS 36 की आई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इसको लिंक करना है सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन में। IFRS S2 कहता है कि क्लाइमेट रिलेटेड जो रिस्क हैं, क्लाइमेट रिलेटेड एक फिजिकल रिस्क है, एक ट्रांजिशन रिस्क है, ट्रांजिशन टू लो कार्बन इकोनॉमी। तो बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन रिस्क यू आर हैविंग एन इम्पेयरमेंट इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और IFRS S2 और S1 मैंडेटरी करते हैं कि यू हैव टू कनेक्टिविटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट इज अ मैंडेटरी प्रिंसिपल। यू हैव टू कनेक्ट दैट इंफॉर्मेशन। और ये हम पढ़ेंगे भी और एग्जामिनर इस तरह की लिंकिंग आपसे पूछ सकता है। यस, और ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन। बल्कि मैं दिखाऊं, मैंने यहाँ लिखा भी होगा कहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। यही तो मज़ेदार बात है। इसीलिए तो ये देखें ना, कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन नज़र आ रहा है आपको यहाँ, ये कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। कनेक्टिविटी ऑफ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स विद सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर्स। Does this answer your question, my friend? सईद साहब, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मेरी बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर, मेरी एक कोस्टल फैक्ट्री थी, यानी मेरी पोर्ट के करीब कहीं फैक्ट्री थी, सी साइड के करीब, और बिकॉज ऑफ क्लाइमेट फिजिकल रिस्क, एक्सट्रीम वेदर, साइक्लोन या फ्लड आया, उसने मेरी फैक्ट्री को हिट किया, मेरी फैक्ट्री का शटडाउन हुआ, उस पर मेरी रिपेयर्स मेंटेनेंस की कॉस्ट हुई, मेरी प्रोडक्शन लॉस हुआ। ये बात मैं डिस्क्लोज करूंगा सस्टेनेबिलिटी के डिस्क्लोजर में, और उसका इम्पैक्ट अगर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाया है, कहीं ना कहीं लिखा होगा कि मेरी 10 दिन 20 दिन फैक्ट्री कम हुई, इसलिए मेरी प्रोडक्शन कम हुई, अपनी सेल्स के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मैंने अगर डिस्क्लोजर में, तो मुझे वो वहाँ पे मैनेज करना है। मेरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़ गई या मेरे मार्जिन इम्पैक्ट हुए, ये इन्फॉर्मेशन, और मैं बताऊंगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेवेन्यू के और कॉस्ट के और रिपेयर्स के फलां नोट में आप जाके देखें, तो मेरी रिपेयर्स कॉस्ट जो बढ़ गई या मेरा मार्जिन या रेवेन्यू जो कम हुआ, वो इस वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट फिजिकल रिस्क। दिस इज कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये मैंडेटरी है, ये चॉइस नहीं है, ये प्रिंसिपल है, ये कहा गया है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि वी आर बेस्ट प्लेस्ड एज अकाउंटेंट्स कि हम सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करें, और इसीलिए अकाउंटेंट्स इस पूरी स्पेस के अंदर ये उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ये कनेक्टिविटी हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। वी अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सो इफ वी अंडरस्टैंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, we are best placed to provide and guide organizations on the two reporting and their connectivity. Oh yes, future financial statements की लिंकिंग सस्टेनेबिलिटी के साथ तो करनी है आपने, और अगर वहां नहीं भी लिखा लेकिन सस्टेनेबिलिटी में लिख के उस डिस्क्लोजर की तरफ रेफर जरूर करेंगे आप। भाई कहीं ना कहीं कोई इम्पैक्ट देखे ना, जैसे मैंने भी जिक्र किया आपसे, इम्पेयरमेंट तो रिकॉर्ड हुई होगी ना। अगर इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड हुई है, वहां आपने वर्ड सस्टेनेबिलिटी नहीं यूज किया, तो सस्टेनेबिलिटी के डिस्क्लोजर में ये बात लिख के उस डिस्क्लोजर की तरफ रेफर करेंगे कि लुक, दिस इम्पेयरमेंट which is recorded in financial statement is because of this sustainability risk. This is how you will connect. और आइडियल अच्छी रिपोर्टिंग क्या होगी कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी कहेंगे दिस इज अ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क की वजह से हुआ है, और ये सस्टेनेबल, फॉर डिटेल्स प्लीज रेफर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। यस माय फ्रेंड। अच्छा जी, तो ये मतलब मैंने बात कर ली, ये बड़ा मजेदार है। मतलब आप समझें कि आप की जो जनरेशन है, आप ज़्यादा वैल्यूएबल रिपोर्टिंग एंड अश्योरेंस मैनेजर्स होंगे देन द प्रीवियस जनरेशन, बिकॉज अब यू विल नॉट ओनली बी रिपोर्टिंग ऑन एंड अश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट ऑल्सो द सस्टेनेबिलिटी लैंडस्केप। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ूं, मैं मॉडल पेपर ओपन करूं। अच्छा चले, मैं पहले समर का ही पेपर दिखाता हूं, फिर मैं मॉडल पे आता हूं। मॉडल तो मॉडल था, ये तो एक्चुअल पेपर है। ये है आपका समर 2026 का पेपर जनाब, और मैं इसका पहले पूरा तिया पांचा आपके सामने रखता हूं।
ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 1 S1 से रिलेटेड है। फिर मैं इसकी समरी भी देता हूं। S1 है ये पूरा। और S1 में कौन सा पिलर है? रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट। एक पिलर है रिस्क मैनेजमेंट का, ये वो है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, मैं एक डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट खोलता हूं। उसमें पहले मैं आपको और ये समझाने के लिए मैं एक और चीज़ करता हूं। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा ये है IFRS S1। मैं तो कई सालों से चूंकि कर रहा हूँ, हमें तो बातें याद है, मुझे इसका एहसास है, ये आपके लिए नया सब्जेक्ट है। ये है IFRS S1। S1 ये फाउंडेशनल स्टैंडर्ड है। इसके कंटेंट्स के 4 पिलर्स हैं। एक पिलर ये है, एक पिलर यहाँ से आएगा, एक पिलर यहाँ से आ गया, ये एक पिलर हो गया। यानी ये फाउंडेशन है, इस पे इसके 4 पिलर्स, कंटेंट्स के 4 पिलर्स हो गए इसके। ठीक है, ये एक पिलर है गवर्नेंस। ये एक पिलर है रिस्क मैनेजमेंट। ये एक पिलर है स्ट्रेटजी। और ये एक पिलर है मैट्रिक्स एंड टारगेट्स। कहता है कंटेंट आप इन 4 पिलर्स पे रिपोर्ट करेंगे। कोर कंटेंट के पिलर्स हैं ये कोर कंटेंट पिलर्स कहलाते हैं। एक प्रिंसिपल्स है ना कि इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल करें, कनेक्ट करें, मटेरियल हो, फलाओ। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या करनी है, कंटेंट क्या है, वो 4 कैटेगरीज में डिफाइन करेंगे। ऐसे ही हेडिंग्स लगा के करते हैं हम। गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी एंड मैट्रिक्स एंड टारगेट्स, ये कोर कंटेंट के 4 पिलर्स हैं। अच्छा, एक आ गया आपका S1 भी कहता है कि इसी 4 पिलर्स पे आप इंफॉर्मेशन दे दें। इसी फाउंडेशन पे S2 आ गया, क्लाइमेट वाला टॉपिकल स्टैंडर्ड आ गया एक। वो कहता है इन्हीं 4 पिलर्स पे क्लाइमेट की इंफॉर्मेशन दे दें, वो हम डिस्कस करेंगे। वो S2 आ गया। S1 फाउंडेशन है, इसके ऊपर अब एक और आएगा, S3 आएगा, S4 आएगा, ऊपर आएगा। इस मैट्रिक्स एंड टारगेट्स पे 77 इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स इन मैट्रिक्स एंड टारगेट्स की बात करते हैं। ये SASP स्टैंडर्ड्स हैं। SASP स्टैंडर्ड्स ओनली टॉक अबाउट मैट्रिक्स एंड टारगेट्स ऑफ ईच एंड एवरी इंडस्ट्री। मैट्रिक की बात करते हैं कि हर इंडस्ट्री को वो इस पिलर, हर इंडस्ट्री का ये पिलर उन्होंने बताया मैट्रिक का, बस। SASP स्टैंडर्ड्स ओनली टॉक अबाउट मैट्रिक्स, दे डोंट टॉक अबाउट गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारा ग्रेड A, ये हो गया ग्रेड B, S2 और ये अब आपको थोड़ा सा और क्लियर हो गया। अब मैं वापस जाता हूं पेपर के ऊपर। इसने क्या पूछा है? रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट एज पर IFRS S1। ठीक हो गया जी। ये आपका ग्रेड A का 15 मार्क्स। क्वेश्चन 1 IFRS S1 ग्रेड A, S1 के 15 मार्क्स ये हो गए। और रिस्क मैनेजमेंट पे हमने स्पेसिफिक हैंड आउट भी है, इसकी एग्जांपल्स भी हैं, वो सब हम कवर करते हैं और हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन 2 आ गया। क्वेश्चन 2 में उसने एक एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की कंपनी उठाई और कहा उसका S1 के हिसाब से ही उसकी मटीरियलिटी असेसमेंट बताएं और इम्पैक्ट बताएं, बिजनेस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, साइकिल्स, इम्पैक्ट ऑन प्रॉस्पेक्ट्स, कैश फ्लोस, फला। इन 3 टॉपिक्स के बारे में उसकी डिस्कशन करें आप, और बताएं क्या ये मटेरियल टू सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर्स हैं या नहीं है। मटेरियलिटी असेसमेंट करके मटेरियलिटी बताएंगे। मटेरियल वो हैं जो इम्पैक्ट करते हैं कैश फ्लोस को, एक्सेस टू फाइनेंस को, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये बहुत ही बुनियादी बात है जो बार बार आएगी। ठीक है, ये भी क्या होगा? ये भी हो गया, ये स्ट्रेटजी के पिलर से रिलेटेड है, IFRS S1। ये भी ग्रेड A आ गई आपकी, 15 मार्क्स, एक और ग्रेड A। तो ग्रेड A के 2 क्वेश्चंस हो गए, 15 और 15, एक रिस्क मैनेजमेंट और एक जनरल स्ट्रेटजी एंड मटीरियलिटी असेसमेंट। 30 मार्क्स ग्रेड A टोटल। Q1 Q2 30 मार्क्स ग्रेड A। क्वेश्चन 3 आ गया, ये जून का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 3
एक कंपनी है, कौन सी कंपनी है, ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज राइस वगैरह करते हैं, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, आइजा 5000। आइजा 5000 देख के आपको अंदाज़ा हो गया कि ये अश्योरेंस से रिलेटेड है, ये ग्रेड सी आ गई, दिस इज ग्रेड सी, ग्रेड सी 15 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन 4 आ गया। क्वेश्चन 4 में एक एंटिटी की पूरी इमिशंस, परचेज इलेक्ट्रिसिटी इमिशंस, ये पूरा क्लाइमेट रिलेटेड है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, स्कोप 1 स्कोप 2 3 इमिशंस, जीएचपी प्रोटोकॉल के अंदर कौन सी कैटेगरी, स्कोप 3 की फिर 15 कैटेगरीज हैं, पूरा डिटेल में पढ़ते हैं और एक एक कैटेगरी को डिस्कस करते हैं, ये सब हम करेंगे कवर। IFRS S2, ठीक है, S2 15 मार्क्स, ग्रेड बी, ग्रेड बी के 15 मार्क्स हो गए, ठीक है। ग्रेड ए के 30 मार्क्स हो गए, ग्रेड सी के 15 मार्क्स, आखिर में समरी में मैं बनाऊंगा इसकी, और ग्रेड बी के S2 के 15 मार्क्स। क्वेश्चन 5 आ गया, 6 क्वेश्चन हैं इसमें। उसने मॉडल डिस्क्लोजर्स देख के उस पर कमेंट्री मांगी है। एक एग्जिबिट 1 है, एक एग्जिबिट 2 है। इसमें भी IFRS S2 आ गया और फिर SASB आ गया। 10 मार्क्स S2 के, 10 मार्क्स SASB के, टोटल कितने हो गए, 20 मार्क्स। 20 मार्क्स अगेन ग्रेड 2, ग्रेड बी, 20 मार्क्स ये ग्रेड बी, 15 मार्क्स ये ग्रेड बी, 35 मार्क्स ग्रेड बी हो गए। फिर आ जाए क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 के 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट S2 है अगेन 10 मार्क्स ग्रेड बी, और आखिर में 10 मार्क्स हैं इसके इथिक्स के। इथिक्स वर्ड नजर आ रहा है, इथिक्स, ग्रेड सी, इथिक्स ग्रेड सी, ठीक है। तो ग्रेड बी के 10 मार्क्स ये, ग्रेड बी के 20 मार्क्स ये, और ग्रेड बी के 10 और 20, 10 ये S2, 20 ये 30 और ये 15, 45 मार्क्स। 15 + 20 + 10 कितने बन गए भाई, 45 मार्क्स पे ग्रेड बी चला गया है पूरा, ठीक है। ग्रेड ए 30 मार्क्स, ग्रेड बी 45 मार्क्स, कितने, 75। ग्रेड सी एक अश्योरेंस का 15 और ग्रेड सी ये वाला 10 इथिक्स, 25 मार्क्स ग्रेड सी। तो ग्रेड सी इस 10 मार्क्स ये प्लस 15 अश्योरेंस, 25 मार्क्स की ग्रेड सी हो गई। ग्रेड ए यहां लिख लें अभी, ग्रेड ए के 2 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। IFRS S1 ग्रेड ए, IFRS S1 ग्रेड बी, ठीक है ना, इसके 45 मार्क्स। इसमें क्या थे, S2 और SASB। SASB कम है, S2 पे ज़्यादा है क्लाइमेट पे। 35 मार्क्स क्लाइमेट के हैं, 10 मार्क्स SASB के हैं। ग्रेड सी, ठीक है, ये थोड़ा लॉपसाइडेड है। SASB के 12 स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा किसी एक आध इंडस्ट्री का। ज़्यादा वो S2 पे फोकस करेगा क्योंकि मेन IFRS S2 अपना स्टैंडर्ड है। ये थोड़ी लॉपसाइडेड है। इसके अंदर आपकी एश्योरेंस भी है और इसके अंदर एथिक्स भी है, और इसके 25 मार्क्स थे। तो यूं आपका 100 मार्क्स बन गए भाई, यूं बनाया आपका 100 मार्क्स का पेपर, ठीक है। ये आपका समर 2026। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों का मुझे फीडबैक था, एवरीबडी फाउंड द पेपर टू बी इजी। ओपन बुक पेपर है, इसमें आप स्टैंडर्ड्स तो ले जा सकते हैं, मतलब आपके पास एक्सेस होगी, लेकिन जो समरीज हमने दी, जो हमने प्रैक्टिस की, वॉज गुड इनफ फॉर पीपल टू अटेम्प्ट दिस पेपर विद कॉन्फिडेंस। और नेचुरली अब हम तो और मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे, वो प्रैक्टिस तो है ही, ऑन टॉप हम और भी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। सो ये हो गया समर 2026 के पेपर का आपका ब्रेकअप। जैसे मैं इसमें कह रहा हूँ, ये मुझे भी लॉपसाइडेड है लगता है कि SASB के 12 स्टैंडर्ड्स हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक। एक एक इंडस्ट्री को समझें, पढ़ें, उसके स्टैंडर्ड, एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्री होगी तो SASB स्टैंडर्ड समझ में आएगा। लेकिन इस पे टिपिकली आप देखेंगे एक क्वेश्चन आएगा और ज़्यादा इस पे आएंगे S2 पे।
तो बहरहाल ये चूँकि सिलेबस है हमें कवर करना है, बट बहरहाल ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि इसमें मेहनत ज़्यादा है लेकिन इसके एग्ज़ाम वेटेज कम है। S2 में रिलेटिवली मेहनत कम है लेकिन एग्ज़ाम वेटेज ज़्यादा है, तो यूँ बैलेंस हो जाता है। सो दिस इज़ समर 2026। मॉडल पेपर में भी अगर आप देखेंगे तो यही तकरीबन ब्रेकअप था। कहेंगे तो मैं मॉडल पेपर भी डिस्कस कर लूँगा, लेकिन वो आपको अपलोडेड भी है, हम डिस्कस भी करते हैं, उसको हम सॉल्व भी किया है हमने। एनी क्वेश्चन, एनी शक, एनी सवाल? अब मैं इस वक्त मज़ीद इसको इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा कि अभी आपने पढ़ा ही नहीं है S1 S2, तो मेरी मज़ीद डिस्कशन आपको समझ नहीं आएगी, बल्कि मेक मोर कॉम्प्लेक्स। सिर्फ मैंने आपको ग्रिड वाइज ब्रेकअप बता दिया और आइडेंटिफाई कर दिया S1 S2, ठीक है, और एश्योरेंस और एथिक्स के हिस्सों को दोनों कर सकते हैं। मलिक इमरान का साहब का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर अब तो क्वार्टरली अटेम्प्ट्स हो गई हैं, तो क्या हम सितंबर के लिए ये है या दिसंबर के लिए? जो सितंबर वाले दोस्त हैं उनको थोड़ा फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा, उनके पास 2 महीने हैं सिर्फ। जो दिसंबर वाले हैं वो थोड़ा आराम से चल सकते हैं, उनकी पेस थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन ये दोनों अटैम्प्ट्स के लिए पोर्टल आपको जिसकी सितंबर अटैम्प्ट हम पूरा दे देंगे, उनके लिए हम एक आध जो है ना टेस्ट या मॉक पहले कर लेंगे। जो सितंबर वाले दोस्त हैं उनके लिए अगर हमें कोई अलग फास्ट ट्रैक एक आध रिवीजन क्लास करनी पड़ेगी तो हम कर लेंगे। इमरान, अगर तो आप एक सब्जेक्ट ही कर रहे हैं तो फिर तो पॉसिबल है, लेकिन अगर आप कहें कि आप 2 महीने में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स करें तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन ये सब्जेक्ट 2 महीनों में पॉसिबल है अगर आप फुल फोकस के साथ करें। डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम यू आर विलिंग टू स्पेंड। 125 से 150 घंटे अगर आप 2 महीनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो बड़े आराम से ही पेपर निकल जाएगा और शुरू की अटैम्प्ट्स में पास करना आसान होता है। जी, कोर्स कंटेंट रिकॉर्डेड लेक्चर में बिल्कुल है। अली साहब का सवाल है कि कोर्स कंटेंट रिकॉर्डेड लेक्चर में है, देन हर वीक जो लाइव सेशंस होंगे उसमें कोर्स अगेन पढ़ाया जाएगा? नहीं, हम आपको एक ओवरव्यू देंगे, मोटी मोटी बातें एम्फेसाइज कराएंगे और प्रैक्टिस करवाएंगे। S2 का पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर है, मैं उसकी बुनियादी बात करूंगा और एक आध क्वेश्चन कराऊंगा आपको प्रैक्टिस। ऐसे फॉर एग्जांपल S2 में एक कंटेंट का पिलर हमने ले लिया, जैसे हमने रिस्क मैनेजमेंट का पिलर लिया, उसको रिवाइज करवाया, उसकी हमने प्रीवियस एग्जांपल्स वगैरह मौजूद हैं और उसका एक क्वेश्चन करवा दिया, फिर वो लेक्चर भी जाके रिकॉर्डेड लेक्चर में ऐड हो जाएगा। दिस इज़ हाउ इट विल वर्क। और अगर आप कहेंगे कि सर हमें कोई एरिया मज़ीद डिटेल में करा दें तो वो भी कर लेंगे। तो 2 ऑब्जेक्टिव हैं जो वीकली क्लासेस होंगी। एक, उसमें आपका Q&A, हम ओवरव्यू देंगे टॉपिक का, Q&A सेशन होगा और फिर हम प्रैक्टिस कराएंगे। दिस इज़ हाउ द ऑब्जेक्टिव विल बी। इज़ दैट ओके अली? लेक्चर्स आपके पास मौजूद हैं, मैं उस टॉपिक की एक क्विक रिवीजन करा दूंगा, ओवरव्यू दूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा और साथ में जो आपके सवालात होंगे उनका आंसर होगा। सो दीज आर अ मस्ट फॉर एवरीवन। आप पढ़ के आए, S1 स्टार्ट हुआ, S1 का स्कोप क्या है, S1 में क्या चीज़ें हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, फेयर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, मटीरियलिटी कैसे डिटरमिन होगी, ठीक है ना, फाइनेंशियल मटीरियलिटी का प्रिंसिपल है, ठीक है। फिर जनाब हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये स्कोप हो गया, ठीक है। फिर हम आ गए जनाब उसके जो है वो कंटेंट पे लेट से आ गए, तो हमने आपको एक ओवरव्यू भी सारा लेक्चर्स में मौजूद है, हमने एक ओवरव्यू दिया और उससे रिलेटेड आपके सवालात को आंसर किया और एक आध प्रैक्टिस क्वेश्चन किया। दिस इज़ हाउ इट विल बी। सो इट विल बी मस्ट फॉर यू कि आप आएँ और आपके पास कोई अनआंसर्ड क्वेश्चन हैं वो आप डिस्कस करें। अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दानियाल का कि सर मैंने तो अभी पूरा जो है ना CFAP 1 कवर नहीं किया। तो CFAP 1 अगर कवर नहीं भी किया तो उतनी CFAP 1 की यहाँ डिस्कशन ही नहीं है। यहाँ फंडामेंटल अगर आपको पता है, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, इतनी इन्फॉर्मेशन आप कैफ लेवल पे लेके आते हैं, इम्पेयरमेंट क्या होती है, रेवेन्यू किसे कहते हैं, बस इतनी ही फंडामेंटल बातें, इतनी ही लिंकिंग की बात की जाएगी बस। ये जैसे हम स्ट्रेटजी में ये पढ़ेंगे दानियाल कि जी आपको जब भी आपने कोई एक रिस्क आइडेंटिफाई किया, उस रिस्क की ये कहता है कि आप इम्प्लीकेशंस आइडेंटिफाई करें ऑन योर बिजनेस मॉडल एंड ऑन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आज करंट और एंटिसिपेटेड क्या है वो डिस्क्लोज कर दें।
ये हम पढ़ेंगे। और उसमें हम आपको बताएंगे कि जी जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इम्प्लीकेशन बतानी है तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेट से हमने लेक्चर में दिखाया पीडब्ल्यूसी की, केपीएमजी की इलस्ट्रेटिव गाइडलाइन, कि वो बताते हैं कि इसकी वजह से मेरी इन्वेंट्री, लेट से मुझे एक रिस्क है कि मेरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उस रिस्क को कवर करने के लिए मैं अपना इन्वेंट्री बफर बढ़ाऊंगा, तो मेरी इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी भाई। ये मेरा एक रिस्क है, उस रिस्क को कवर करने के लिए मेरी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा ये है, एक तो मैं है कि मैं सप्लाई सोर्सेज डाइवर्सिफाई करूंगा, दूसरा हिस्सा ये है कि मैं इन्वेंट्री के बफर स्टॉक्स भी रखूंगा। जब मैं बफर स्टॉक रखूंगा तो आज की तारीख में भी मैंने ये रखे हैं, तो मेरी बैलेंस इन्वेंट्री का इतना इस वजह से बढ़ गया है, और गोइंग फॉरवर्ड इसमें और मज़ीद इंक्रीज आएगी। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कैफ की बेसिक अकाउंटिंग के, कि इन्वेंट्री बढ़ती है तो आपका वो कैपिटल उसमें डिप्लॉय होता है, बस ये बात है। इस तरह की बहुत बेसिक बातें विच शुड नॉट बी एन इशू। हैंडआउट्स होंगे हमारे सकलैन भाई, एक एक स्टैंडर्ड के, बल्कि अभी दिखा देते हैं आपको। S1 हैंडआउट बनाया आपके लिए ही बनाया है, और ख़ूबसूरत हैंडआउट बनाया है ताकि आप देखें तो आपको अच्छा भी लगे। ये एक हैंडआउट है S1 का, पूरा स्लाइड डेक है ये। ऐसे ही S2 का है, ऐसे ही एक एक SASB स्टैंडर्ड का है, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन के अलग हैंडआउट्स हैं, सॉल्यूशन के अलग हैंडआउट्स हैं, एक एक हैंडआउट्स हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, ये स्लाइड डेक है हमारा S1 का। S1 क्या है, क्यों आया S1, वाई S1? वैसे ये हमारा पहला ही लेक्चर है ना। दिस इज द ग्लोबल बेसलाइन फॉर इन्वेस्टर फोकस्ड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। इन्वेस्टर, दुनिया में सस्टेनेबिलिटी में क्या हो रहा है, दुनिया क्या कर रही है ना, मुझसे नहीं, हमारी कंपनी से रिलेटेड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। Investors demand decision useful information. They need visibility on how risk around climate, human capital वगैरह वगैरह are impacting the entity. ठीक है ना भाई, फला यूरोप में ना ये हो चुका, टेस्ला ये कर रही है, वो ठीक है भाई, आपका एक छोटी सी कंपनी है, आप अपनी कंपनी की बातें करें, दुनिया क्या कर रही है, टेस्ला क्या कर रही है, गूगल क्या कर रहा है, वो ना लिखें इसमें ना। आप ये लिखें दुनिया में जी वो बड़ा क्लाइमेट चेंज की वजह से बड़े फ्लड्स आ रहे हैं, और फलां कंट्री में फ्लड आ गया, और फलां में एक्सट्रीम वेदर हो गया। आप दुनिया की रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, आप अपनी कंपनी के बारे में बताएं। हाउ इज सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, ये जो है ना, हाउ आर दीज रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज इम्पैक्टिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी स्पेसिफिक। Investors, lenders, they want to know how climate risk, for example, affects credit risk and their expectations of return, not just general slogans. Companies disclose information inconsistently. IFRS S1 ने क्या किया, यूनिफाइड लाया, तो ये यहाँ से स्टार्ट किया है। क्यों, why, what IFRS is not, it is not a CSR storytelling, it is not only limited to environment, it has social governance element भी है, you know. It is not voluntary now, it is now mandatory, it is becoming mandatory for companies. ये SECB का नोटिफिकेशन आ गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, हम लर्निंग में इसमें क्या पढ़ेंगे। फिर यहाँ से सेक्शन 2, अब IFRS S1 तो एक टिपिकल स्टैंडर्ड वाइज टेक्स्ट है, उसको हमने आपके लिए कट एंड स्लाइस एंड डाइस करके, और कुछ उसमें आसान लेमन लैंग्वेज भी यूज़ की है, और IFRS की जहाँ कोर वर्डिंग्स हैं वो भी हमने रिप्रोड्यूस की हैं जहाँ जहाँ हैं, ताकि आपको पूरी कवरेज हो जाए उस IFRS की। अलॉन्ग विद दैट, जब आप ये स्लाइड डेक पढ़ लें तो आई ऑल्सो रिकमेंड, हमने भी बीच बीच में स्टैंडर्ड खोल के स्टैंडर्ड की भी रीडिंग की है, ताकि आपको फेमिलियरिटी विद द स्टैंडर्ड भी हो। एग्जाम में आपको स्टैंडर्ड होगा तो आपको ये पता हो कि स्टैंडर्ड में कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है। लेकिन ये समरी इज़ गुड फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन एन ईजी वे। इसका ऑब्जेक्टिव ये क्या करेगा, इनेबल करेगा बेटर स्टैंडर्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर बहुत सारी, IFRS में तो एग्जाम्पल्स नहीं होती स्टैंडर्ड की टेक्स्ट में, यहाँ हमने पूरी आपको एग्जाम्पल्स एक एक चीज़ की दी हैं। कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन क्या है, ये मटीरियलिटी की बात आ गई, मटीरियलिटी हैज़ टू बी इन्वेस्टर फोकस्ड, इस पे क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, कमर्शियल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगे, कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन का प्रिंसिपल है ना, कैसे कनेक्टिविटी करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे ये टेबल।
ठीक है ना, फिर ये कोर कंटेंट आ गया एंड सो ऑन। तो पूरा स्टैंडर्ड इस तरीके से स्लाइड डेक्स की फॉर्म में हर स्टैंडर्ड कवर्ड है। फिर स्टैंडर्ड से भी हमने रीडिंग कराई है और प्रैक्टिस भी की है। आई होप इट क्लैरिफाइज। जैसे SASB स्टैंडर्ड S1 S2 तो देखिए आपको घोल के पी जाना चाहिए, और हमने भी एक एक बात, आप भी कह रहे होंगे कि सर एक एक चीज़ इतनी इतनी बार रिपीट कर रहे हैं, ये मैं बाय कॉन्शियसली चीज़ें कर रहा हूँ। कॉन्शियसली मैं आपने लेक्चर में भी देखेंगे मैंने एक एक चीज़ को बार बार रिपीट किया, अगला लेक्चर किया फिर पिछले लेक्चर को रिपीट किया, ताकि आपके जहन में ये बातें बैठ जाएं, क्योंकि ये पहला और आखिरी सब्जेक्ट है। यहीं आप सस्टेनेबिलिटी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं बेसिक्स सस्टेनेबिलिटी के क्या हैं, वहाँ से लेके स्टैंडर्ड्स की पूरी रिपोर्टिंग मैंने बार बार रिपीट की है। ठीक है ना। अभी अच्छी चीज़ यह है कि इसका सिलेबस का जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हमारे पास ये लग्जरी है कि हम एक एक चीज़ बार बार रिपीट करके समझें, और हमने ये की है। तो S1 और S2 तो आप स्लाइड डेक खोल के पी जाएं, आपको स्टैंडर्ड खोलने की बहुत ही कम ज़रूरत आएगी एग्ज़ाम में, इल्ला माशाल्लाह। लेकिन SASB जो स्टैंडर्ड्स हैं, चूँकि वो 12 इंडस्ट्रीज़ हैं, वो आप याद नहीं कर सकते, उनके मैट्रिक्स एंड टारगेट्स की हमने समरी ज़रूर दी है, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि वो हमने फिर बार बार स्टैंडर्ड को भी रेफ़र करके आपको खोल के पढ़ाया है। ठीक है ना, वहाँ आपको एग्ज़ाम में वो काम आ सकते हैं और काम आने चाहिए SASB वाले स्टैंडर्ड। डज दिस क्लियर अली? S1 और S2 तो आपको मतलब घोल के पी जाना है, और 70% में से SASB के 10-15 मार्क्स निकाल लें तो 60-65% ऑफ योर सिलेबस इज S1 S2। and it is worth investing that much of a time and repeating those standards। उनका एक एक लफ्ज़, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एनीथिंग एल्स? तो इज इट गुड इनफ फॉर टुडे? अगली क्लास में इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट वीक हम S1 की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। लेक्चर के पोर्टल्स की एक्सेस आप ले लें, पोर्टल में यानी जो लेक्चर्स हैं उनकी एक्सेस आप ले लें, और हम S1 से स्टार्ट करते हैं सिलेबस। S1 में ही हमने फिर सस्टेनेबिलिटी की पूरा कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल स्टैंडर्ड है, उस पर हमने बहुत टाइम स्पेंड किया है, और आपने भी करना है, both from the understanding perspective and also from exam perspective, because 2 क्वेश्चंस S1 पे आते हैं, मॉडल पेपर में भी हैं, अभी भी आए हैं और आगे भी आएंगे। सिलेबस के ब्रेकअप के हिसाब से इट कॉन्स्टिट्यूट्स 35% of your syllabus which means 2 questions you expect from S1. So with this, should we conclude today's class? Is that okay for today? Any question, any confusion, anything you want to discuss further? जी, पोर्टल के लेक्चर्स की सीक्वेंस एज इज फॉलो कर लें आप बस। जब तक S1 नहीं पढ़ा बाकी स्टैंडर्ड्स पढ़ना वैसे ही बेकार है, तो पोर्टल ही की सीक्वेंस चलेंगे। S1 है, फिर S2 है, फिर SASB स्टैंडर्ड्स है, फिर एश्योरेंस एंड एथिक्स करते रहें आप। और जब तक रिपोर्टिंग नहीं पढ़ी तो एश्योरेंस क्या समझ में आएगी आपको ना, तो रिपोर्टिंग होगी तो फिर एश्योरेंस भी ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी, एथिक्स। इसी तरीके से सिलेबस डिज़ाइन भी है ना, ग्रेड A उन्होंने पहले इसलिए रखी है, ग्रेड B रखी है, ग्रेड C रखी है, सिलेबस में भी सीक्वेंस आई के अपने इसीलिए इस रखी है। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट स्कीम, अ वेरी लॉजिकल ब्रेकअप ऑफ सिलेबस। ठीक है दोस्तों, तो अपना बहुत ख्याल रखें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह टुगेदर we'll not just cover the syllabus, we'll inshallah prepare for the examination in the best possible way, and we'll ace the exams inshallah. तो अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह I'll see you next week. Till then, Allah Hafiz.